हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर EL207 के 6th यूनिट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड टाइमिंग्स के 4th पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूनिट 6 का लास्ट टॉपिक 6.9 प्रोग्राम्स यूजिंग डिले एंड काउंटर्स पढ़ेंगे। डिलेज एंड काउंटर्स। काउंटर्स हम किसी घटना का रिकॉर्ड रखने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि नाम से समझ सकते हैं, काउंटर यानी जो काउंट करे। तो काउंटर द्वारा हम किसी भी घटना पर नज़र रख सकते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट्स की बात करें तो हर सिग्नल यानी रेड, ग्रीन या येलो कितनी देर ऑन रहेगा, यह हमें एक डिस्प्ले पर दिखाई देता रहता है। उस डिस्प्ले में तब तक गिनती चलती रहती है जब तक वह ज़ीरो ना हो जाए। तो यहाँ पर ये काउंटर है जो टाइम को काउंट कर रहा है। जब सिग्नल चेंज होता है रेड से ग्रीन या ग्रीन से येलो, ये एक घटना है और इसका रिकॉर्ड हम काउंटर द्वारा रखते हैं। अब दो काउंट्स यानी दो गिनती के बीच में समय कितना लगना चाहिए, यह टाइम डिले द्वारा निश्चित किया जाता है। जैसे हमने ट्रैफिक सिग्नल का जो उदाहरण लिया, वहाँ काउंटर हर सेकेंड में बदलता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड माइक्रो सेकेंड्स में होती है, तो वह बहुत जल्दी काउंट करता है। तो सिग्नल पर काउंट को 1 सेकेंड तक डिस्प्ले रखने के लिए हमें दो काउंट्स के बीच में टाइम डिले डालना पड़ता है। काउंटर्स और टाइम डिलेज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरह से बनाए जा सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर से इन्हें बनाना आसान होता है। काउंटर बनाने के लिए एक रजिस्टर लिया जाता है। उसमें काउंट यानी वह स्टार्टिंग नंबर जहां से हमें काउंट करना है वह लोड किया जाता है, और फिर INR इंक्रीमेंट या DCR डिक्रीमेंट निर्देश का उपयोग करके काउंट को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। काउंट को अपडेट करने के लिए मतलब INR या DCR यूज़ करने के लिए लूप बनाया जाता है। लूप मतलब कुछ निर्देशों को बार बार रिपीट करना। यह लूप काउंट की वैल्यू को हर अपडेट के बाद चेक करता रहता है कि वह अपनी फाइनल वैल्यू तक पहुंचा या नहीं। अगर काउंट अपनी फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाता है तो लूप खत्म कर दिया जाता है, अन्यथा लूप को फिर से रिपीट किया जाता है। आप इसका फ्लो चार्ट देख सकते हैं। सबसे पहले है इनिशियलाइज यानी काउंट रजिस्टर को उसकी स्टार्टिंग वैल्यू देना। जैसे यदि हम 0 से 10 तक काउंट चाहते हैं तो रजिस्टर में 0 वैल्यू लोड करना इनिशियलाइज कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप है डिस्प्ले यानी काउंट की वैल्यू को आउटपुट पोर्ट पर दर्शाना। तो यह स्टेप बताएगा कि काउंट 0 है। नेक्स्ट स्टेप है अपडेट यानी काउंट की वैल्यू को घटाना या बढ़ाना। हमें क्योंकि 0 से 10 तक गिनना है तो हम 0 को बढ़ाने के लिए INR निर्देश यूज़ करेंगे। अगर हम उल्टी गिनती कर रहे होते 10 से 0 तो हम उसको घटाने के लिए DCR निर्देश यूज़ करते और काउंट को 10 से इनिशियलाइज करते। तो इस तरह से काउंट रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी 0 से 1। इसके बाद एक डिसीजन बॉक्स है जिसमें काउंट को चेक किया जाता है। तो अभी जैसे काउंट है 1, फाइनल काउंट 10 नहीं पहुंचा है, इसलिए डिसीजन बॉक्स का आंसर आएगा नो और लूप फिर से रिपीट होगा। जब ये काउंट 10 तक पहुंच जाता है तब इस बॉक्स का जवाब होता है यस और ये लूप खत्म हो जाता है। टाइम डिले को सेट करने के लिए एक रजिस्टर में नंबर लोड किया जाता है। यह नंबर क्या होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमें टाइम डिले कितना चाहिए। फिर इस नंबर को डिक्रीमेंट यानी घटाया जाता है जब तक कि रजिस्टर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। लूप को रिपीट करना है या नहीं यह कंडीशनल जंप निर्देश द्वारा चेक किया जाता है। डिले लूप यानी लूप में आने वाले निर्देशों में काम आने वाले T स्टेट्स की गणना करके हम लूप द्वारा प्रदान किया गया टाइम डिले कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम डिले प्रदान करने के कई तरीके उपयोग किए जा सकते हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। पहला है टाइम डिले यूजिंग 1 रजिस्टर। हम एक 8 बिट का रजिस्टर यूज़ करके डिले प्रदान करने का लूप बनाते हैं। इसका फ्लो चार्ट देखिए। लोड डिले रजिस्टर यानी सबसे पहले हम रजिस्टर में नंबर सेव करेंगे। नंबर क्या होगा वो डिले पर डिपेंड करेगा। डिक्रीमेंट रजिस्टर की वैल्यू को DCR निर्देश द्वारा 1 बिट से घटाया जाता है।
इज रजिस्टर 0, यह एक डिसीजन बॉक्स है जिसमें चेक किया जाता है कि रजिस्टर वैल्यू 0 हुई या नहीं। अगर नहीं हुई है तो फिर से लूप रिपीट किया जाएगा, अन्यथा बाहर आ जाते हैं। अब हम इसका प्रोग्राम बना सकते हैं। MVI CFF, MVI मूव इमीडिएट निर्देश दिए गए 8 बिट को रजिस्टर में लोड करता है, तो C रजिस्टर में FF सेव हो जाएगा। 8 बिट के नंबर्स में FF सबसे बड़ा नंबर होता है, तो इसके द्वारा हम जो डिले कैलकुलेट करेंगे वो मैक्सिमम डिले होगा जो 8 बिट रजिस्टर द्वारा प्रदान किया जा सकता है। MVI निर्देश 2 बाइट का निर्देश है। एक बाइट MVI C का ऑप कोड और दूसरा बाइट होता है ऑपरेंड FF। इस निर्देश में 2 मशीन चक्र का उपयोग होता है। पहला ऑप कोड फैच, MVI C का ऑप कोड मेमोरी से माइक्रोप्रोसेसर तक लाने के लिए, यानी 4 T स्टेट्स, और दूसरा मशीन चक्र उपयोग आता है FF को मेमोरी से पढ़कर रजिस्टर C में लाने के लिए, यानी 3 T स्टेट्स। तो इस निर्देश में कुल 7 3 स्टेट्स का उपयोग होता है। T स्टेट्स हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि एक T स्टेट का समय एक क्लॉक पीरियड के बराबर होता है। जितनी T स्टेट्स माइक्रोप्रोसेसर को प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरत पड़ रही है, उन T स्टेट से हमें टोटल समय निकाल सकते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर उस निर्देश को निष्पादित करने में कितना समय लेगा। रजिस्टर में काउंट लोड करने के बाद उसे घटाने के लिए DCR-C का यूज़ किया जाता है। DCR निर्देश रजिस्टर C को 1 बिट से घटाता है। यह 1 बाइट का निर्देश है। DCR-C का ऑप कोड, तो इस निर्देश चक्र में केवल एक मशीन चक्र का उपयोग होता है, ऑप कोड फैच मशीन चक्र। DCR-C का ऑप कोड मेमोरी से माइक्रोप्रोसेसर तक लाने के लिए। इसमें 4 T स्टेट्स यूज़ आती हैं। C को अपडेट करने के बाद नेक्स्ट ये चेक करना है कि C रजिस्टर की वैल्यू 0 हुई या नहीं। इसे चेक करने के लिए हम JNZ निर्देश का उपयोग करते हैं। JNZ होता है जंप ऑन नो ज़ीरो, यानी जब यह ज़ीरो फ्लैग को चेक करता है। जब ज़ीरो फ्लैग 0 नहीं है, जब ज़ीरो फ्लैग 1 नहीं है, सेट नहीं है, तभी जंप करेगा। अगर ज़ीरो फ्लैग सेट हो जाता है, यानी C की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये जंप नहीं करेगा। तो ज़ीरो फ्लैग को चेक करके जंप इंस्ट्रक्शन यह पता लगाता है कि वैल्यू 0 हुई है या नहीं। यदि 0 हो जाती है तो लूप में जंप नहीं करता, अन्यथा 0 नहीं होने पर, यानी जंप ऑन नो ज़ीरो, 0 नहीं होने पर यह इंस्ट्रक्शन फिर से लूप पर ले जाता है और DCR-C इंस्ट्रक्शन को फिर से निष्पादित करता है। JNZ 3 बाइट का निर्देश है। पहला JNZ का ऑप कोड, दूसरा और तीसरा डिक्रीमेंट C का मेमोरी एड्रेस। इस निर्देश को निष्पादित करने के लिए 3 मशीन चक्र यूज आते हैं। पहला ऑप कोड फैच, JNZ का ऑप कोड मेमोरी से माइक्रोप्रोसेसर तक लाने के लिए। इसमें 4 T स्टेट्स यूज आती हैं। दूसरा मशीन चक्र है DCR-C के निचले क्रम के एड्रेस बिट्स पढ़ने के लिए मेमोरी रीड, जिसमें 3 T स्टेट्स यूज आती हैं। और तीसरा मशीन चक्र है DCR-C के उच्च क्रम के एड्रेस बिट्स पढ़ने के लिए मेमोरी रीड, जिसमें 3 T स्टेट्स का यूज होता है। तो इस निर्देश के निष्पादन में कुल 10 T स्टेट्स का उपयोग होता है। अब हम इस प्रोग्राम द्वारा प्रदान किए गए डिले को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि माइक्रोप्रोसेसर की क्लॉक फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज़ है तो टाइम पीरियड होगा t इक्वल टू 1/f, यानी 1/2 माइक्रोसेकेंड्स, दैट इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोसेकेंड, यानी एक क्लॉक पीरियड 0.5 माइक्रोसेकेंड्स की है। तो एक टी स्टेट में माइक्रोप्रोसेसर को 0.5 माइक्रोसेकेंड्स का समय लगता है। MVI निर्देश लूप से बाहर है तो उसे निष्पादित करने में 60 टी स्टेट्स का समय लगता है। हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि एक टी स्टेट 0.5 सेकेंड्स के बराबर होती है, तो 60 टी स्टेट्स कितने के बराबर होंगी? 7 × 0.5 यानी 3.5 माइक्रोसेकेंड्स, यानी MVI निर्देश के निष्पादन में 3.5 माइक्रोसेकेंड्स का समय लगता है। इसी प्रकार लूप को निष्पादित करने का समय हम निकाल सकते हैं। लूप में 2 निर्देश हैं, DCR-C और JNZ।
इनमें DCR में 4 और JNZ में 10 टी स्टेट्स यूज आती है। तो लूप में टोटल टी स्टेट्स हुई 14। तो समय निकाल सकते हैं हम 14 टी स्टेट्स इंटू 255। 255 से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने, क्योंकि सी रजिस्टर में हमने लोड किया है FF हेक्साडेसिमल। 255 FF का डेसिमल नंबर है, तो यह लूप 255 टाइम्स रिपीट होगा। तो 14 टी स्टेट्स इंटू 255 इंटू 0.5 माइक्रोसेकेंड्स जो क्लॉक पीरियड है हमें देता है टोटल टाइम 1785 माइक्रोसेकेंड्स, यानी अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 1.8 मिली सेकेंड्स। यानी सिंगल 8 बिट का रजिस्टर हमें मैक्सिमम 1.8 मिली सेकेंड्स का डिले दे सकता है। यदि हमें 1.8 मिली सेकेंड से ज़्यादा समय का डिले चाहिए तो हम एक रजिस्टर की जगह 2 रजिस्टर यानी एक रजिस्टर पेयर को यूज़ कर सकते हैं। 8085 से 8085 में 3 रजिस्टर पेयर्स हैं, BC, DE और HL। इनमें से किसी भी रजिस्टर पेयर में 16 बिट का काउंट डालकर यदि हम लूप चलाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। 16 बिट के रजिस्टर से 1 बिट घटाने के लिए DCX निर्देश काम में लिया जाता है, लेकिन DCX DCR की तरह ज़ीरो फ्लैग को अपडेट नहीं करता। तो रजिस्टर की वैल्यू घटाते घटाते ज़ीरो हुई या नहीं, इसे जानने के लिए 2 अतिरिक्त निर्देश काम में लेने पड़ते हैं। टाइम डिले यूजिंग रजिस्टर पेयर। LXI B2384। LXI यानी लोड इमीडिएट। इसमें निर्देश में दिए गए 16 बिट नंबर 2384 को 16 बिट रजिस्टर BC में सेव किया जाता है। यह निर्देश 3 बाइट का है। पहला बाइट LXI B का ऑप कोड, दूसरा व तीसरा बाइट 16 बिट का नंबर है 2384। इस निर्देश के निष्पादन में कुल 3 मशीन चक्र काम आते हैं। पहला ऑप कोड फैच LXI B का ऑप कोड मेमोरी से माइक्रोप्रोसेसर तक लाने के लिए, यानी 4 टी स्टेट्स। दूसरा निचले क्रम के एड्रेस बाइट 84 को मेमोरी से रीड करके रजिस्टर C में लाने के लिए मेमोरी रीड मशीन चक्र, यानी 3 टी स्टेट्स। तीसरा मेमोरी रीड मशीन चक्र काम आता है उच्च क्रम के एड्रेस बाइट 23 को मेमोरी से रीड करके रजिस्टर B में लाने के लिए, यानी 3 टी स्टेट्स। तो कुल 10 टी स्टेट्स उपयोग में आती हैं। लूप में आने वाले निर्देश हैं DCX B, जिसमें एक ऑपकोड फैच साइकिल यूज आती है जिसमें 6 टी स्टेट्स होते हैं। डिक्रीमेंट 16 बिट का रजिस्टर, यह 16 बिट रजिस्टर BC को 1 बिट से घटाता है, यानी BC की वैल्यू 2384 को 2383, फिर 2382, फिर 2381 और इसी तरह एक एक बिट हर लूप में घटाता जाता है। DCX निर्देश फ्लैग्स को अपडेट नहीं करता, तो यदि BC की वैल्यू घटाते घटाते 0 हो जाती है तो भी 0 फ्लैग सेट नहीं होगा। इससे कैसे चेक होगा कि लूप रिपीट करना है या नहीं? तो यहाँ पर 2 अतिरिक्त निर्देश उपयोग किए जाते हैं, मूव A, C और A, B। मूव A, C निर्देश C रजिस्टर की वैल्यू को A रजिस्टर में कॉपी करता है। यह 1 बाइट का निर्देश है। इसमें एक मशीन चक्र ऑपकोड फैच यूज आता है, यानी 4 टी स्टेट्स। नेक्स्ट है और AB, और एक्यूमुलेटर एंड रजिस्टर B। एक्यूमुलेटर और रजिस्टर B के डेटा को बिट वाइज और किया जाता है। और की प्रॉपर्टी होती है कि वो केवल तभी 0 रिजल्ट देता है जब दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू 0 हो। अब क्योंकि हमने A में C को कॉपी किया था, इसका मतलब और B में एक्चुअली B और C का और ऑपरेशन हो रहा है, तो ये तभी 0 देगा जब B और C दोनों 0 होंगे, और B और C दोनों हैं, यानी डिक्रीमेंट B का रिजल्ट क्या आया है? 0। तो इस निर्देश से हम ये चेक कर सकते हैं कि BC की वैल्यू 0 हुई या नहीं। रिजल्ट के अनुसार और 0 फ्लैग को अपडेट कर देता है। और ये 1 बाइट निर्देश है। इसमें एक मशीन चक्र ऑपकोड फैच यूज आता है, यानी 4 टी स्टेट्स। अब लूप को रिपीट कराने के लिए हमने निर्देश यूज किया JNZ, यानी अगर 0 फ्लैग सेट नहीं है तो यह जंप करेगा, अन्यथा नहीं। JNZ 3 बाइट का निर्देश है। इसमें 3 मशीन चक्र, एक ऑपकोड फैच और 2 मेमोरी रीड यूज आते हैं, यानी 10 टी स्टेट्स।
अब प्रोग्राम और निर्देश में यूज आने वाली टी स्टेट्स देखने के बाद हम इसके द्वारा प्रदान किया गया डिले कैलकुलेट कर सकते हैं। लूप में 4 निर्देश हैं, DCX 6 टी स्टेट्स, मूव 4 टी स्टेट्स, और AB 4 और JNZ 10, यानी कुल 24 टी स्टेट्स। और इन्हें रिपीट कितने टाइम्स किया? 2384 टाइम्स। 2384 क्योंकि एक हेक्साडेसिमल काउंट है तो उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, वो आता है 9092, यानी ये लूप 9092 टाइम्स रिपीट हुआ। अब यदि माइक्रो प्रोसेसर का क्लॉक पीरियड 0.5 सेकेंड है तो लूप का डिले होगा 0.5 माइक्रोसेकेंड इंटू 24 टी स्टेट्स इंटू 9092, अप्रॉक्सीमेटली हमें मिलता है 109 मिली सेकेंड। लूप से बाहर केवल एक निर्देश आता है LXI वाला, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो टोटल आपके 7 टी स्टेट्स को ऐड कराता है। दैट मीन्स 7 इंटू 0.5 3.5 माइक्रोसेकेंड्स को। 109 मिली सेकेंड्स के आगे 3.5 माइक्रोसेकेंड्स बहुत ही छोटा टाइम है, उससे उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो टोटल डिले जो हमें मिला वो हुआ 109 मिलीसेकेंड, जो सिंगल 8 बिट रजिस्टर से हमें मिला था 1.8 मिलीसेकेंड, उससे करीब 50 गुना ज़्यादा है। तो यानी हमें अगर डिले बढ़ाना है तो हम 8 बिट के रजिस्टर की जगह 16 बिट के रजिस्टर को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डिले को और बढ़ाने के लिए हम नेस्टेड लूप्स यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड मतलब लूप के अंदर लूप। फ्लो चार्ट में देखिए, यहाँ लूप 2 के अंदर लूप 1 चल रहा है। MVI B38 मूव इमीडिएट निर्देश रजिस्टर B में काउंट 38 कॉपी करता है। यह 2 बाइट का निर्देश है, एक ऑपकोड फैच और दूसरा मेमोरी रीड, यानी 7 टी स्टेट्स। MVI CFF रजिस्टर C में FF कॉपी करता है और यह भी 7 टी स्टेट्स का समय लेता है। DCR C रजिस्टर C को 1 बिट से घटाता है, 1 बाइट निर्देश है, एक ही मशीन चक्र काम आता है इसमें, ऑपकोड फैच, और इसमें 4 टी स्टेट्स लगती हैं। फिर इसे चेक करता है कि यदि C 0 नहीं हुआ तो फिर से लूप 1 रिपीट करना है। यह होता है JNZ द्वारा। यह 3 बाइट का निर्देश है, इसमें 10 टी स्टेट्स लगती हैं। यह लूप 1 255 टाइम्स रिपीट होता है। फाइनली जब C की वैल्यू 0 हो जाती है तब यह जंप नहीं करता और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन DCR B पर जाता है। अभी की वैल्यू को 1 बिट से डिक्रीज करके उसे कर देते हैं 37, जो पहले 38 थी। JNZ उसे चेक करता है और 0 नहीं होने तक लूप 2 रिपीट करता रहता है। लूप 2 में फिर से C को FF से लोड किया जाता है और लूप 1 255 टाइम्स रिपीट होता है। यानी लूप 1 255 टाइम्स लूप 2 के अंदर रिपीट होता है और लूप 2 ऐसे 255 लूप 1s को 38 टाइम्स रिपीट करता है, तो इससे टाइम डिले हमारा बढ़ जाता है। लूप 1 में सिंगल 1 बिट रजिस्टर से मैक्सिमम FF काउंट द्वारा 1785 माइक्रोसेकेंड्स का डिले हमें प्राप्त हुआ था। यह हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। यह लूप 1 लूप 2 में 38 टाइम्स, यानी डेसिमल में अगर कैलकुलेट करें हम तो 56 टाइम्स रिपीट होता है। तो लूप 2 में DCR 4 टी स्टेट्स, JNZ 10 टी स्टेट्स और MVI 7 टी स्टेट्स। लूप 1 से बाहर के निर्देश हैं जो 56 टाइम्स रिपीट होते हैं। टोटल डिले हुआ 21 टी स्टेट्स जो बाहर की हमने कैलकुलेट की इंटू 0.5 माइक्रोसेकेंड्स क्लॉक पीरियड प्लस लूप 1 का डिले जो है 1785 माइक्रोसेकेंड्स इंटू 56 टाइम्स। ये हमें मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 100.5 मिली सेकेंड्स। इस तरह डिले की आवश्यकता के अनुसार हम किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग द्वारा डिले प्रदान करने में कुछ कमियां भी हैं, स्पेशली जब हम रियल टाइम एप्लीकेशंस की बात करते हैं। रियल टाइम मतलब उसी समय उसका जवाब देना, प्रोसेसिंग तभी के तभी होना, और उसमें भी बहुत ही हाई एक्यूरेसी की अगर हम बात करते हैं
तो उसमें ये प्रोग्रामिंग द्वारा डिले देने की टेक्निक सक्सेसफुल नहीं होती। कैसे नहीं होती है वो देखते हैं। फर्स्ट, डिले की एक्यूरेसी सिस्टम की क्लॉक पर डिपेंड करती है। यदि क्लॉक में कुछ भी त्रुटि आई तो डिले भी सही कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। सेकेंड, इन डिले लूप्स में माइक्रोप्रोसेसर केवल एक रजिस्टर को घटाता रहता है। यानी ये क्या हुआ, माइक्रोप्रोसेसर के टाइम का वेस्टेज, वो कुछ नहीं कर रहा, वो एक रजिस्टर को डिक्रीज किए जा रहा है डिले प्रोवाइड करने के लिए। इस टाइम में अगर वो और भी कुछ इम्पॉर्टेंट कर सकता था तो हम एक तरह से डिले प्रोवाइड करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर का इम्पॉर्टेंट टाइम वेस्ट कराते हैं। थर्ड है, एक्यूरेट टाइम को कैलकुलेट करना बहुत ही कठिन काम होता है। जैसे कि हमने लास्ट कई एग्जाम्पल्स में देखा, हम कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए काफ़ी सारे निर्देश छोड़ रहे थे जो लूप से बाहर थे या फिर जिनका डिले में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा था, लेकिन उससे टोटल डिले की कैलकुलेशन की एक्यूरेसी पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। अब हम काउंटर और डिलेज को एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट कंटिन्यूसली इन हेक्साडेसिमल फ्रॉम FF to 00 इन अ सिस्टम विद क्लॉक फ्रीक्वेंसी 0.5 माइक्रोसेकेंड। एक प्रोग्राम लिखिए जो 0.5 माइक्रोसेकेंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी वाले सिस्टम में हेक्साडेसिमल में FF से 00 तक लगातार काउंट करे। मतलब यहाँ हमें डाउन काउंटर बनाना है जो FF से काउंटिंग स्टार्ट करेगा और 00 पे ख़त्म करेगा। तो हम रजिस्टर को FF से इनिशियलाइज करेंगे। क्वेश्चन में आगे लिखा है कि यूज़ रजिस्टर C टू सेट अप अ डिले ऑफ 1 माइक्रोसेकेंड between each count and output at one of the output ports। यानी डिले सेट करने के लिए रजिस्टर C यूज़ करना है। हर काउंट के बाद 1 मिलीसेकेंड का डिले आना चाहिए और आउटपुट को आउटपुट पोर्ट पर डिस्प्ले भी कराना है। तो अब हम प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले काउंट रजिस्टर B में FF लोड करते हैं जहाँ से काउंट शुरू होना है। इसे आउटपुट पोर्ट पर डिस्प्ले करने के लिए एक्यूमुलेटर में कॉपी करना है, इसलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव A, B, जो B को A में कॉपी करता है। नेक्स्ट है आउट पोर्ट। आउट इंस्ट्रक्शन दिए गए आउटपुट पोर्ट पर A के कंटेंट को डिस्प्ले कर देता है। अब हमारा जो फर्स्ट काउंट था FF वो हमने डिस्प्ले कर दिया। अब काउंटर की वैल्यू को घटाने के लिए हम यूज़ करते हैं DCR B, जो B की वैल्यू को 1 बिट से घटाता है। यानी FF अब हो गया है FE। दोनों डिस्प्ले में 1 मिलीसेकेंड्स का डिले आना चाहिए, इसलिए अभी हम डिस्प्ले नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे बीच में डालेंगे डिले का लूप। डिले के लिए C रजिस्टर यूज़ करना है, इसलिए हमने इंस्ट्रक्शन यूज़ किया MVI C, काउंट। काउंट को किस में लोड किया, C में, डिले के लिए। अब इस काउंट की वैल्यू हम डिले के अनुसार कैलकुलेट करेंगे, वो हमें प्रोग्राम लिखने के बाद और पूरी कैलकुलेशन करने के बाद पता चलता है। DCR C काउंट को 1 बिट से घटाने के लिए यूज़ करते हैं, काउंट घटेगा इससे। JNZ डिले जब तक कि C की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक डिले लूप को रिपीट करता रहेगा। तो यहाँ पे डिले का लूप हुआ हमारा DCR C और JNZ। C को डिक्रीज करता रहेगा जब तक कि C की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। जब C 0 हो जाएगा तब वह जंप नहीं करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आएगा, दैट इज JMP नेक्स्ट। ये इंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वापस से हमारे काउंट को डिस्प्ले करने के लिए। अब B में जो FE था वह A में कॉपी होगा, क्योंकि हम फिर से किस इंस्ट्रक्शन पे आ गए, मूव A, B। और उसके नीचे वाला इंस्ट्रक्शन है आप आउटपुट, वो क्या करेगा, FE को एक्यूमुलेटर से लेकर आउटपुट पोर्ट पर डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह काउंटर को प्रोग्राम में डिले लूप डालकर हम 2 काउंट्स के डिस्प्ले में डिले ला सकते हैं। काउंट की वैल्यू पता करने के लिए हमें अब इसकी टोटल T स्टेट्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। काउंट की वैल्यू पता करने के लिए टोटल टाइम डिले कैलकुलेट करते हैं जो 1 मिलीसेकेंड के बराबर होना चाहिए। हम कह सकते हैं TD यानी टोटल टाइम डिले किसके बराबर होगा, TL प्लस TO के, जहाँ पर TL आपका लूप का डिले है और TO आपके लूप के बाहर का आउटसाइड लूप डिले है।
डिले लूप में दो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, DCR और JNZ। DCR में 4 T स्टेट्स होती हैं और JNZ में 10, यानी टोटल T स्टेट्स हुई 14। तो लूप का डिले हम कैलकुलेट कर सकते हैं 14 T स्टेट्स इंटू 0.5 माइक्रोसेकेंड्स क्लॉक पीरियड इंटू काउंट। काउंट अभी नहीं पता, हमें कैलकुलेट करना है तो उसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो TL आया हमारा 7 इंटू 10⁻⁻6 काउंट। लूप से बाहर जो इंस्ट्रक्शंस है वो है DCR 4 T स्टेट्स, MVI 7 T स्टेट्स, मूव 4 T स्टेट्स, आउट 10 T स्टेट्स और जंप 10 T स्टेट्स, यानी कुल 35 T स्टेट्स जो लूप से बाहर हैं। तो डिले से बाहर का लूप से बाहर का जो डिले होगा हमारा TO वो आएगा 35 T स्टेट्स इंटू 0.5 माइक्रोसेकेंड्स, दैट मीन्स 17.5 माइक्रोसेकेंड्स। अब टोटल डिले TD इक्वल टू TL प्लस TO हम पहले देख चुके हैं, यानी ये जो TD है ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 मिली सेकेंड्स के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे सबकी वैल्यू लिख दें तो 1 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 17.5 प्लस 7 इंटू काउंट माइक्रोसेकेंड्स होगा। अब इस इक्वेशन से हम काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले यूनिट्स को इक्वल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे मिली सेकेंड है और राइट हैंड साइड पे माइक्रो सेकेंड्स, तो दोनों को काटने के लिए हम 1000 कर सकते हैं राइट हैंड साइड में, 1 इंटू 10⁻3, तो वो हमारा माइक्रो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा 1000। नाउ 1000 इक्वल टू 17.5 प्लस 7 इंटू काउंट आएगा। 1000 में से 17.5 को सब्ट्रैक्ट करें और फिर उसको डिवाइड करें 7 से, तो हमें जो काउंट मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली दैट विल बी 140। 140 डेसिमल में मिलेगा, उसको हम चेंज कर सकते हैं हेक्साडेसिमल में, तो वो आएगा हमारा 8C, यानी 1 मिली सेकेंड के डिले के लिए हमें रजिस्टर C में 8C को लोड करना होगा।